हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल द मैथ कैफे में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अध्याय 3। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस अध्याय में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपना समतलीय वक्र। जैसे नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, ऐसा वक्र जो किसी समतल पर बनाया जाए। और समतल क्या होता है बच्चों? समतल एकदम जैसे अपना ब्लैक बोर्ड रहता है, जो एकदम ऊपर से सपाट रहता है। ठीक है, ऐसी चीज को अपन समतल कहते हैं। और वक्र के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं कि वक्र किसको कहते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे बच्चों मैं बिना पेन उठाए यहाँ पे कोई भी आकृति बना रहा हूँ। जैसे ये एक आकृति बनाई मैंने, वैसे ही देखो एक मैंने ये आकृति बनाई। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैं एक आकृति बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। एक चित्र में यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। एक ये बनाया मैंने कुछ इस तरीके से। तो बच्चों, अपन देख रहे हैं कि जितने भी मैंने ये आकृतियां बनाई है, ये सारी आकृतियां मैंने बिना पेन को उठाए लगातार बनाई है। ठीक है, तो यही एक तरीके से वक्र होता है बच्चों। ऐसी आकृति जिसको बनाने के लिए अपने को पेन ना उठाना पड़े, वो सारा क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा वक्र जो किसी समतल पर बनाया जाएगा उसको अपन समतलीय वक्र कहने वाले हैं। जैसे देखो बच्चों, एक आकृति अगर मैं बताऊं कि बिना पेन उठाए जो आकृति बनती है, ये अपने देखी है। कुछ आकृति ऐसी रहती है जिनको बनाने के लिए अपने को पेन उठाने की जरूरत पड़ती है और अपन उसको वक्र नहीं कहेंगे। जैसे देखो बच्चों, जैसे एक आकृति यहाँ पे देखे, तो जैसे बच्चों एक मैंने ये सर्किल बनाया, वर्त बनाया, और इसी के अंदर मुझे अगर एक और वर्त बनाना है तो मुझे इस पेन को उठाने की जरूरत पड़ी है। जैसे पहले मैंने बाहर वाला सर्किल बनाया, फिर जैसे ही अंदर वाला सर्किल बनाना था तो मैंने पेन उठाया। इसलिए ये वाली जो आकृति है ये वक्र नहीं कहलाएगी, ये वक्र नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होगे, वक्र यानी ऐसी आकृति जिसको बनाने के लिए अपने को पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, वो अपना वक्र कहलाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने समतलीय वक्र की परिभाषा बताई है। देखो, जब किसी समतल पर अंकित बिंदुओं को आपस में बिना पेंसिल उठाए जोड़ते हैं तो अपने को समतलीय वक्र प्राप्त होता है। बच्चों, इसको बिंदुओं के आधार पर भी अपन समझ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बिंदु बनाता हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पे कुछ बिंदु बनाए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी बिंदुओं को जोड़ रहा हूँ। कुछ इस तरीके से जोड़े मैंने, लेकिन मैंने कहीं पे भी यहाँ पे पेंसिल नहीं उठाई है, यानी सारे बिंदुओं को मैंने लगातार बिना पेंसिल उठाए जोड़ा है। और भी अपन समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक आकृति यहाँ पे कुछ बनाई, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बिंदु बनाए बच्चों, और मैं इन सभी बिंदुओं को कुछ इस तरीके से जोड़ रहा हूँ। तो ये सारी आकृतियां बच्चों वक्र कहलाती है। तो ये इसके अपन परिभाषा समझ सकते हैं कि जब किसी समतल पर अंकित बिंदुओं को आपस में बिना पेंसिल उठाए जोड़ते हैं तो अपने को समतलीय वक्र प्राप्त होता है। या अपन कुछ इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि किसी समतल पर बनाई गई ऐसी आकृति जिसको अपन बिना पेंसिल उठाए बनाते हैं, तो वो भी अपना क्या कहलाएगा? एक समतलीय वक्र कहलाएगा। समतलीय वक्र बच्चों दो प्रकार से होता है। जैसे एक अपना खुला वक्र हो जाता है और एक अपना हो जाता है बंद वक्र। खुला वक्र जैसे नाम से पता लग रहा है, ऐसा वक्र जो खुला रहेगा। और इसके बारे में बच्चों जैसे अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि खुला वक्र क्या है और बंद वक्र क्या है। लेकिन अभी जैसे पता लग रहा है, जो वक्र खुला रहेगा वो खुला वक्र, और जो वक्र चारों तरफ से बंद रहेगा यानी कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहेगा, वो अपना बंद वक्र कहलाएगा। चलो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं खुला वक्र के बारे में, यानी ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं, या वक्र कहीं से भी खुला हुआ रहता है तो वह खुला वक्र कहलाता है। देखो बच्चों, परिभाषा समझाता हूं। ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं। जैसे समझो, यहाँ पे कोई जैसे आकृति में यहां से बनाना शुरू कर रहा हूं बच्चों। जैसे मैंने एक आकृति बनाई कुछ इस तरीके से, ये वाली आकृति बनाई बच्चों मैंने। तो बच्चों यहां से अपन ने आकृति बनाना शुरू किया था, तो ये अपना कौन सा बिंदु कहलाएगा? प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा।
ठीक है, ये अपना कौन सा बिंदु होगा, प्रारंभिक बिंदु। और यहाँ पे अपन ने इस आकृति को बनाना समाप्त किया है, यानी ये अपना कौन सा बिंदु कहलाएगा बच्चों, ये अपना कहलाएगा अंतिम बिंदु। ठीक है, ये अपना कौन सा हो जाएगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो अपना स्टार्टिंग बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु था, और जो ये अंतिम बिंदु है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग होने का मतलब क्या है कि ये कैसा वक्र है, खुला वक्र है। देखो बच्चों, ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर अपना ये ही बिंदु प्रारंभिक होता और अगर यहीं पे अगर आके अपन इस चित्र को कंप्लीट करते हैं, यानी दोनों बिंदु अगर एक ही हो जाते, तो बच्चों ये पूरी तरीके से ये आकृति कैसे रहती, बंद रहती। तो ये फिर खुला वक्र ना कहला के कैसा वक्र कहलाता, बंद वक्र कहलाता, जिसके बारे में आगे अपन पढ़ने भी वाले हैं। तो इस तरीके से जो आकृति रहती है जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं, वो अपना कौन सा वक्र कहलाता है, खुला वक्र कहलाता है। यह सिंपल भाषा में अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऐसा वक्र जिसका कहीं जो कहीं से भी खुला हुआ हो, कोई भी उसका कॉर्नर है या फिर कोई भी उसकी भुजा है, वो कहीं से भी अगर खुली हुई रहती है तो वो खुला वक्र कहलाता है। इस वक्र के जैसे और भी कई उदाहरण है, जैसे देखो ये एक आकृति बनाई मैंने, ये देखो प्रारंभिक बिंदु, ये कौन सा बिंदु, अंतिम बिंदु। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये पूरी तरीके से बंद नहीं है ये आकृति, यहाँ पे जो है ये स्पेस खाली है ना, खुला हुआ है यहाँ से, इसलिए ये भी कैसा वक्र है, खुला वक्र है। ये वक्र भी खुला हुआ होगा बच्चों। और अपन देख सकते हैं जैसे ये भी एक खुला वक्र कहलाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये खुला हुआ है, ये भी एक खुला वक्र कहलाएगा। तो बच्चों इस तरीके से जो भी आकृति अगर कहीं से खुली हुई होगी या उसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु अलग अलग होगा, तो वो जो आकृति है वो क्या कहलाएगी, अपनी खुला वक्र कहलाएगा बच्चों। ठीक है, या फिर ऐसा वक्र जो कहीं से भी खुला हो वो अपना क्या कहलाएगा, खुला वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो वक्र हैं अपने, ये सारे के सारे वक्र कैसे हैं अपने बच्चों, खुला वक्र कहलाएंगे। ठीक है, अगला अपन पढ़ रहे हैं बंद वक्र के बारे में, यानी ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होते हैं, या वह वक्र कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहता, तो वो बंद वक्र कहलाता है। जैसे देखो अपन एक आकृति बना रहे हैं, जैसे यहां से मैंने एक आकृति बनाना शुरू किया, यानी एक वक्र बनाना शुरू किया, और जैसे यहाँ पे इसको खत्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपन ने एक ये वक्र बनाया बच्चों, देखो यहाँ से शुरू हुआ वक्र बनाना, और अपन यहाँ पे ही इस वक्र को छोड़ रहे हैं, मतलब तो यहाँ पे अपने को पता लग रहा है कि यही तो अपना प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु यही है अपना। और यहीं पे अपन घूम के जो पूरा वक्र बनाया अपन ने, लास्ट में अपन यहीं पे इसको छोड़ रहे हैं, तो यही बिंदु अपना कौन सा हो जाएगा, अंतिम बिंदु भी यही हो जाएगा। अंतिम बिंदु भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होते हैं, या वह वक्र कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहता, तो वह बंद वक्र कहलाता है। तो देखो ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अपने एक ही बिंदु है जो हो जाते हैं, प्रारंभिक बिंदु भी यही होता है अपना, और अंतिम बिंदु भी यही होता है। ये दूसरी परिभाषा अपन देखें तो देखो ये पूरे तरीके से ये आकृति बंद है, कहीं से भी कोई स्पेस कहीं से भी कहीं कटी हुई नहीं है, इसलिए भी ये वक्र जो है ये बंद वक्र कहलाएगा। जैसे देखो और आकृति, जैसे एक ये वक्र बनाया अपन ने, ये भी कौन सा वक्र कहलाएगा, अपना बंद वक्र कहलाएगा अपना। ठीक है, और देखो जैसे एक ये सर्किल ही बनाते हैं अपन, तो ये भी अपना कैसा वक्र है, बंद वक्र है, चारों तरफ से अपना एकदम पैक है, कहीं से भी कोई स्पेस या कोई भी जगह इसकी खाली नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो एक वक्र बनाया, ये वक्र भी अपना कौन सा वक्र कहलाएगा, बंद वक्र कहलाएगा। तो बंद वक्र और खुला वक्र अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसा वक्र जो कहीं से भी खुला हुआ रहता है, कोई भी स्पेस रहता है, या जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग रहते हैं, वो वक्र तो अपना खुला वक्र कहलाता है। जबकि ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होते हैं और वक्र कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहता है, तो वो अपना कौन सा वक्र कहलाता है, बंद वक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे।
अगला टॉपिक जो बच्चों है अपना वो है साधारण वक्र या सरल वक्र। अभी अपन ने बच्चों पीछे जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने समतलीय वक्र। कौन सा वक्र पढ़ा था अपन ने? समतलीय वक्र। लेकिन अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? साधारण वक्र, या जिसको अपन सरल वक्र भी कहते हैं। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो समतलीय वक्र के बारे में तो अपन ने केवल इतना पढ़ा था कि ऐसे आकृति जिसको अपन बिना पेन उठाए बनाते हैं वो ही अपना क्या कहलाता है? समतलीय वक्र कहलाता है। लेकिन ऐसा समतलीय वक्र जो अपने आप को किसी भी बिंदु पर काटता ना हो तो वह वक्र सरल या साधारण वक्र कहलाता है। ये बच्चों एक अंतर है इनमें। देखो समतलीय वक्र तो अपन चाहे तो देखो कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये भी एक समतलीय वक्र है। क्यों? क्योंकि बिना पेंसिल उठाए बनाया अपन ने। इसके अलावा अगर अपन देखें तो देखो ये भी एक समतलीय वक्र कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी तो केवल इतनी शर्त थी ना कि अपने को पेन नहीं उठाना। लेकिन बच्चों ये दोनों ही जो चित्र हैं, ये दोनों ही जो वक्र हैं, ये दोनों के दोनों वक्र साधारण वक्र नहीं कहलाएंगे। साधारण वक्र दोनों के दोनों नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें साफ है कि जो अपने आप को किसी भी बिंदु पर काटता नहीं हो वो ही समतलीय वक्र साधारण वक्र कहलाएगा। जैसे देखो ये आकृतियां देखो, अपन ये देखते हैं तो ये आकृति देखें अपन तो कहीं से भी अपने आप को नहीं काट रही है, तो ये एक प्रकार से समतलीय वक्र है। इस आकृति को देखें तो देखो जैसे ये आकृति अपन ने कुछ इस तरीके से बनाई, लेकिन किसी भी बिंदु पर ये आकृति अपने आप को नहीं काट रही। ये भी एक समतलीय वक्र या साधारण वक्र या सरल वक्र का उदाहरण है। वैसे देखो ये वाली वक्र को भी देखो एक बार, ये भी वक्र जो है अपने आप को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा, तो ये वाला वक्र भी कैसा वक्र होगा? साधारण वक्र या सरल वक्र होगा। ठीक है, तो ऐसा वक्र जो किसी भी बिंदु पर अपने आप को काटे नहीं वो वक्र साधारण वक्र कहलाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला अपना जो बच्चों टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुभुज और बहुभुज के प्रकार। ठीक है, देखो बहुभुज ऐसा साधारण वक्र जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बनता है वो अपना बहुभुज कहलाता है। मतलब कि ऐसा साधारण वक्र जिसमें केवल और केवल सीधी लाइनें रहती हैं। जैसे देखो रेखाखंड किसको कहते हैं? एकदम सीधी लाइनें तो रहती हैं। ठीक है, ये रेखाखंड रहता है जिसमें एकदम सीधी लाइनें रहती हैं। तो अगर कोई साधारण वक्र ऐसी लाइनों से मिलके बनता है तो उस वाले वक्र को अपन क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। बहुभुज की एक खास बात और रहती है बच्चों जो मैं यहाँ लिखा नहीं, ऐसा साधारण बंद वक्र। ऐसा साधारण बंद वक्र मतलब ये वक्र बंद भी होना चाहिए और रेखाखंडों से मिलके भी बनना चाहिए, तभी जाके उसको अपन बहुभुज कहेंगे। ठीक है, और साधारण वक्र इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि ये जो बहुभुज रहते हैं ये अपने आप को किसी भी बिंदु पर काटते नहीं है। तो ऐसा साधारण बंद वक्र जो केवल और केवल रेखाखंडों से मिलकर बनता है बहुभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखे बच्चों तो ये देखो ये सारी अपने को कैसी लाइनें दिखाई दे रही हैं? एकदम सीधी लाइनें दिखाई दे रही हैं और ये आकृति बंद भी है, इसलिए ये आकृति क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। वैसे देखो बच्चों ये आकृति भी अगर अपन देखें तो सीधी रेखाखंडों या सीधी लाइनों से मिलके बनी है, तो ये वाली आकृति भी अपनी क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। और ये वाला वक्र भी अगर अपन देखें, ये वाली आकृति जो साधारण वक्र है ये भी रेखाखंडों से मिलकर बना है, तो ये भी अपना क्या कहलाएगा बच्चों? बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो आकृति ये जो साधारण वक्र है ये तीनों के तीनों ही क्या कहलाएंगे? अपने बहुभुज कहलाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि बहुभुज कैसे बनते हैं? पहली चीज तो बंद वक्र होना चाहिए। कैसा वक्र होना चाहिए? बंद वक्र होना चाहिए। दूसरा वो कैसा होना चाहिए? साधारण वक्र, यानी अपने आप को कहीं पे भी काटे नहीं। और तीसरी चीज क्या रहनी चाहिए बच्चों? वो केवल और केवल किससे मिलके बना हो? और रेखाखंडों से या सीधी लाइनों से मिलकर बना हो, तभी उस आकृति को अपन क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। देखो आगे, बहुभुज भुजाओं के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक सम और एक विषम।
सम का मतलब समान भुजाओं से मिलके बना हो, सम का मतलब समान, और विषम का मतलब जिसकी भुजाएं कैसी हो, अलग अलग माप की हो। ठीक है, अलग अलग माप की जो भुजाएं रहेंगी वो कैसे रहेंगी, विषम बहुभुज कहलाएगा वो। अब जैसे देखो, ये एक त्रिभुज दिया गया है, बहुभुज जो है, इसमें अपन देखें तो तीनों की तीनों भुजाएं कैसी है, समान है। और अपन देख रहे हैं कि जब भुजाएं समान रहती है तो उनके कोण भी कैसे रहते हैं, समान ही रहते हैं। तो ये वाला जो उदाहरण है ये किसका है, ये समबाहुभुज का है। इसकी तीनों भुजाएं जो हैं, तीनों भुजाएं भी समान है, और तीनों कोण भी कैसे हैं इसके, तीनों कोण भी इसके समान है। ठीक है, तो अगर भुजाएं समान रहती है तो उनके कोण भी कैसे रहते हैं, समान ही रहते हैं। वैसे देखो बच्चों, इस आकृति को भी अगर देखें अपन, तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो चारों की चारों भुजा कैसी हैं, समान है, और चारों कोण भी कैसे हैं इसके, समान है। ठीक है, चारों भुजा भी समान, चारों भुजा भी कैसी हैं, समान है, और इनके कोण भी कैसे हैं, समान ही है। कोण भी कैसे हैं इसके, समान ही है। इसलिए ये दोनों की दोनों जो आकृतियां हैं, ये वाली और ये वाली जो आकृतियां हैं, ये दोनों की दोनों आकृति क्या कहलाएंगी, अपना समबाहुभुज कहलाएंगी। जबकि देखो ये वाली दोनों आकृतियां कैसी हैं, देखो इसके अगर अपन देखें तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजा कैसी हैं, तीनों भुजा कैसी हैं बताओ इसकी, इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, अलग अलग है। कैसी हैं, अलग अलग है। और जब अलग अलग भुजाएं रहती हैं तो तीनों कोण भी कैसे होंगे इनके, तीनों कोण भी कैसे होंगे इसके, अलग अलग ही होंगे। ठीक है, अलग अलग ही होंगे। वैसे देखो इसकी बात करें अपन, तो अपने को दिखाई दे रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समान है, यानी आमने सामने की भुजाएं समान है। और अपन देख रहे हैं यहाँ पे कोण भी कैसे हैं, चारों के चारों कोण समान है, चारों के चारों कोण कैसे हैं, समान है। लेकिन चारों भुजाएं समान नहीं है, चारों कोण समान है, लेकिन चारों भुजाएं समान नहीं है, चारों भुजा क्या नहीं है, समान नहीं है। इसलिए अपन इस आकृति को भी समबाहुभुज नहीं कहेंगे। ये भी कैसी आकृति कहलाएगी, अपनी विषम बहुभुज ही कहलाएगी, क्योंकि विषम बहुभुज के लिए दोनों शर्तों का पालन होना चाहिए। यहाँ पर अपने को चारों कोण तो समान मिल रहे हैं, लेकिन चारों भुजा समान नहीं मिल रही। सारी की सारी भुजा अगर इसकी समान रहती और चारों कोण भी समान होते तब जाके ये समबाहुभुज कहलाता, लेकिन इसके केवल आमने सामने की भुजाएं समान है, इसलिए ये बहुभुज क्या कहलाएगा, अपना विषम बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो समबाहुभुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं, समबाहुभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, चाहे तो 3 हो चाहे वो 4 हो, सारी की सारी भुजा कैसी हो, समान हो। और विषम बहुभुज मतलब जिसकी भुजाएं सभी की सभी समान ना होके अलग अलग होती हैं, वो अपना विषम बहुभुज कहलाता है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। अब पढ़ने वाले बहुभुज के विकर्ण के बारे में। ये एक नाम आगे अपन काफी बार पढ़ेंगे बच्चों, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे समझो ये एक बहुभुज दिया गया है, ये एक बहुभुज है, ये आकृति बहुभुज है। ठीक है, अब अगर अपन ये देखें तो इनको बच्चों अपन क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इसके शीर्ष कहलाते हैं। तो बच्चों जो ये बहुभुज रहता है, इसके जो ये सम्मुख शीर्ष रहते हैं, मतलब आमने सामने वाले शीर्ष, देखो ये वाले शीर्ष जैसे, तो ये जो सम्मुख शीर्ष रहते हैं, इन सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा ही क्या कहलाती है, अपनी विकर्ण कहलाती है। जैसे देखो ये वाला जो शीर्ष है और ये वाला शीर्ष है, ये सम्मुख शीर्ष नहीं होंगे। ये कौन से शीर्ष होते हैं, इसके पड़ोसी जो शीर्ष हैं ये आसन शीर्ष कहलाते हैं। सम्मुख शीर्ष कौन सा होगा, जो उसका पड़ोसी नहीं होता। जैसे देखो ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष जो है ये भी सम्मुख शीर्ष कहलाएंगे।
ये वाला और देखो ये वाला शीर्ष भी सम्मुख शीर्ष कहलाएगा, ये वाला और ये वाला शीर्ष भी सम्मुख कहलाएगा, और इसके सामने वाला ये भी सम्मुख, ये भी सम्मुख। तो ये सारे इसके लिए सम्मुख शीर्ष हैं। ठीक है, वैसे इस बिंदु के भी होंगे ये, यानी कि जो सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? अपना विकर्ण कहलाता है। ठीक है, जैसे और एक आकृति देखते हैं, जैसे ये एक बहुभुज है। ठीक है, तो जैसे ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष कैसा शीर्ष है? सम्मुख शीर्ष है। और अगर अपन इन दोनों शीर्षों को मिलाते हैं तो ये वाली जो रेखाखंड है ये क्या कहलाती है? अपनी विकर्ण कहलाती है। वैसे ही देखो ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष भी सम्मुख शीर्ष है। अगर अपन इन दोनों शीर्षों को मिलाते हैं कुछ इस तरीके से तो ये भी एक क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, जैसे इस बहुभुज आकृति में टोटल कितने विकर्ण बन रहे हैं? अपने 2 विकर्ण बन रहे हैं। वैसे अलग अलग भुजाओं वाली आकृति में अलग अलग संख्याओं में विकर्ण बनते हैं। ठीक है, बहुभुजों में जो विकर्ण बनते हैं वो अंतः और बाह्य दोनों रूपों में हो सकते हैं। कहने का मतलब जो विकर्ण बनते हैं वो बहुभुज आकृति के अंतः यानी अंदर भी बन सकते हैं और कोई विकर्ण बाहर भी बन सकता है। ठीक है, जैसे देखो अपन ने इस आकृति में और इस आकृति में जो विकर्ण खींचे अपन देख पा रहे हैं सारे के सारे विकर्ण इसी बहुभुज आकृति के अंदर बन रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि विकर्ण बाहर भी बन सकता है। जैसे देखो ये एक आकृति है, अगर अपन इस 4 भुजाओं वाले आकृति यानी ये जो बहुभुज है इसकी बात करें तो देखो ये वाला शीर्ष और ये वाला जो शीर्ष है ये सम्मुख शीर्ष है और अपन ने इसको मिला दिया तो ये एक विकर्ण बन गया। उसी के साथ में अगर बच्चों अपन देखें अंदर की साइड सम्मुख शीर्ष तो है नहीं, लेकिन देखो बच्चों ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष भी कैसा शीर्ष है? ये भी अपना सम्मुख शीर्ष ही कहलाता है। तो अगर अपन इस वाले शीर्ष को इस वाले शीर्ष से मिलाते हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? विकर्ण ही कहलाएगा। लेकिन अपन देख रहे हैं कि जो अपनी आकृति थी वो तो ये थी, ये था ना अपना बहुभुज आकृति, लेकिन ये जो विकर्ण बन रहा है ये किधर बन रहा है? इसके बाहर बन रहा है। तो ये वाला विकर्ण कौन सा विकर्ण कहलाएगा? अपना ये अपना कहलाएगा बाह्य विकर्ण। ठीक है, इसी विकर्ण की बात कर रहा था कि कुछ विकर्ण आकृति के बाहर भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे इस आकृति की बात करें तो ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष सम्मुख शीर्ष है तो अपन ने ये वाला एक विकर्ण खींच दिया। वैसे देखो ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष भी मिला के एक विकर्ण खींचा जा सकता है। ये वाला जो शीर्ष है बच्चों इससे भी इस शीर्ष को ऐसे विकर्ण खींच सकते हैं और इस वाले शीर्ष के इस वाले शीर्ष को मिला के भी अपन विकर्ण खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखे बच्चों तो यहाँ पे भी ध्यान दे तो एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, अपन इन दोनों को मिला के भी एक विकर्ण बना सकते हैं। ये विकर्ण अपना कौन सा विकर्ण कहलाएगा? ये अपना कहलाएगा बाह्य विकर्ण, क्योंकि ये बहुभुज आकृति के बाहर बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विकर्ण आकृति के अंदर बनते हैं वो अंतः विकर्ण कहलाएंगे और जो विकर्ण आकृति के यानी बहुभुज के बाहर बनते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? बाह्य विकर्ण कहेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखो बहुभुजों के प्रकार के बारे में देखते हैं। जैसे अपन ने पहले बहुभुजों के प्रकार देखे थे भुजाओं के आधार पर, जो अपन ने बताए थे सम और विषम बहुभुज। अभी जो अपन बहुभुजों के प्रकार पढ़ने वाले हैं ये विकर्णों के आधार पर या फिर कोण के आधार पर पढ़ने वाले हैं। देखो बहुभुज के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अपना अवतल बहुभुज। सबसे पहले देखते हैं उत्तल बहुभुज के बारे में। उत्तल बहुभुज क्या होता है? यानी ऐसा बहुभुज जिसमें सभी कोण 180 डिग्री से छोटे होते हैं वो अपना क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे देखो ये एक आकृति है, अगर अपन इन सभी कोणों की बात करें तो ये सारे के सारे जो कोण हैं ये 180 डिग्री से कैसे हैं? छोटे कोण। कैसे छोटे कोण? 180 डिग्री का कोण देखो ऐसा होता है एकदम सीधा। ठीक है, अगर एकदम सीधा ये कोण बनता है तो ये 180 डिग्री का होता है। तो अपन देख रहे हैं कि ये सारे के सारे कोण कैसे हैं? 180 डिग्री से छोटे हैं। तो ये वाला जो बहुभुज है ये कौन सा बहुभुज कहलाएगा? अपना उत्तल बहुभुज कहलाएगा।
वैसे अगर अपन इस बहुभुज की बात करें तो देखो, इसके ये जो चारों कोण दिए गए हैं ये भी 180 डिग्री से छोटे हैं। सारे के सारे ये जो कोण हैं ये कितने डिग्री से छोटे हैं? 180 डिग्री से छोटे हैं। तो ये वाला बहुभुज भी कौन सा बहुभुज कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। इसकी दूसरी परिभाषा भी है जिसके आधार पर अपन उत्तल अवतल को पहचान सकते हैं। देखो क्या, दूसरे रूप में कहे तो ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर ही बनते हो उत्तल बहुभुज कहलाता है। यानी विकर्ण के आधार पर भी अपन उत्तल और अवतल बहुभुज को पहचान सकते हैं। देखो कैसे, जैसे बच्चों ये एक बहुभुज है, अगर अपन इसके विकर्ण खींचे तो ये देखो इसके जो सम्मुख भुजाएं हैं, जैसे ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। वैसे बच्चों इसके भी अगर अपन खींचे तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। तो अपन देख रहे हैं कि जिस सारे के सारे विकर्ण है ना, ये सारे के सारे विकर्ण इसके अंत भाग में ही बनेंगे, मतलब इस बहुभुज के अंदर ही बनेंगे। और अगर सारे के सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर ही बने तो वो बहुभुज कैसा बहुभुज कहलाता है? उत्तल बहुभुज कहलाता है। वैसे देखो इस आकृति की बात करें तो एक विकर्ण तो देखो जैसे इसका ये वाला हो गया, एक विकर्ण इसका ये वाला हो गया। तो अपन देख रहे हैं दोनों के दोनों विकर्ण आकृति के कैसे बन रहे हैं? अंदर बन रहे हैं। तो ये वाला बहुभुज भी कौन सा बहुभुज कहलाएगा? अपना उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीकों से अपन उत्तल बहुभुज को पहचान सकते हैं। या तो सारे के सारे कोण कैसे होने चाहिए उसके? 180 डिग्री से कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। या फिर उसके सारे के सारे विकर्ण अंदर बनने चाहिए, तभी वो बहुभुज आकृति क्या कहलाएगी? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं अवतल बहुभुज के बारे में। तो देखो सबसे पहले अगर कोण की बात करें तो ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है अवतल बहुभुज कहलाता है। सारे कोणों की बात नहीं कर रहा, चाहे सारे कोण भले ही 180 डिग्री से छोटे हों, लेकिन अगर एक भी कोण 180 डिग्री से बड़ा रहता है तो वो बहुभुज कौन सा बहुभुज हो जाएगा? अपना अवतल बहुभुज हो जाएगा। जैसे देखो ये एक आकृति है, अगर इस कोण की बात करें तो 180 डिग्री से छोटा, ये वाला भी 180 डिग्री से छोटा, ये भी 180 डिग्री से छोटा और ये भी 180 डिग्री से छोटा। लेकिन बच्चों अगर इस कोण की अगर अपन बात करें तो ये वाला कोण देखो, अगर ये सीधी लाइन होती है ना कुछ इस तरीके से, तो यहाँ तक तो 180 डिग्री बनता है, लेकिन इस लाइन को भी क्रॉस करके जा रहा है, तो यानी ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण अपना 180 डिग्री से भी बड़ा है। इसलिए ये बहुभुज कौन सा बहुभुज कहलाएगा बच्चों? अपना अवतल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, कौन सा बहुभुज कहलाएगा? अवतल बहुभुज कहलाएगा। वैसे देखो ये कोण भी 180 से छोटा, ये भी 180 से छोटा, ये भी 180 से छोटा, लेकिन देखो ये वाला जो कोण है ये 180 डिग्री से कैसा है? बड़ा कोण है। और अगर ये 180 डिग्री से बड़ा कोण है तो ये बहुभुज भी अपना कौन सा हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। वैसे देखो बच्चों ये वाला कोण भी 180 से छोटा है, ये वाला भी 180 से छोटा, ये वाला भी 180 से छोटा, ये वाला भी 180 से छोटा, ये और ये दोनों भी 180 से छोटे, लेकिन ये वाला जो कोण है ये 180 से बड़ा है। देखो कुछ इस तरीके से समझो इसको, ये सीधी लाइन आ रही है, इतना कोण तो 180 डिग्री और ये उसको भी पार करके जा रहा है, इसलिए ये कोण भी कितने डिग्री से बड़ा है? 180 डिग्री से बड़ा कोण है। इसलिए ये तीनों के तीनों जो अपने उदाहरण है बहुभुज के, ये अपने अवतल बहुभुज के उदाहरण है। ठीक है, तो कोण के आधार पर अपन ऐसे पहचान सकते हैं। एक दूसरा तरीका अगर देखें तो अपन इसको विकर्ण के आधार पर भी पहचान सकते हैं। यानी ऐसा बहुभुज जिसमें एक भी विकर्ण अगर बहुभुज के बाहर बनता है तो वो अपना कौन सा बहुभुज कहलाता है बच्चों? अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे देखो अगर इस बहुभुज आकृति की बात करें तो ये सम्मुख भुजा है, तो एक कोण अपना ये बन रहा है, सॉरी एक विकर्ण अपना ये बन रहा है, ये अपना विकर्ण है, और एक विकर्ण अपना ये बन रहा है। ठीक है, दो विकर्ण बन रहे हैं, लेकिन देखो एक विकर्ण अपने बाहर वाले जो शीर्ष है सम्मुख, इनको मिलाने पर भी बन रहा है, तो ये विकर्ण बाहर बन गया, इसी वजह से ये वाला बहुभुज कौन सा बहुभुज हो गया? अवतल बहुभुज हो गया। वैसे देखो अंदर की तरफ बन रहा है ये विकर्ण, लेकिन देखो एक विकर्ण अपना बाहर की तरफ भी बन रहा है, इसलिए ये भी अवतल बहुभुज होगा।
वैसे बच्चों अंदर की तरफ तो इसमें भी बन रहे हैं जैसे विकर्ण, ठीक है, ये अंदर की तरफ तो बन रहे हैं इसमें विकर्ण, लेकिन एक विकर्ण इसका ये बाहर भी बन रहा है, जिसकी वजह से भी ये कैसा बहुभुज कहलाएगा बच्चों, अवतल बहुभुज कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपना कैसा बहुभुज हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। बहुभुजों को पहचानने का एक तीसरा तरीका भी है, तीसरा भी एक तरीका है जिसके आधार पर अपन उत्तल और अवतल बहुभुज को पहचान सकते हैं। देखो कैसे, इस तीसरे तरीके से अपन क्या चेक करेंगे कि जितने भी बहुभुज में जो कोण दिए गए हैं, जैसे मैं एक आकृति ले लेता हूं ये वाले, जो भी बहुभुज के कोण दिए गए हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, अगर सारे के सारे कोण बाहर की तरफ निकले हुए हैं या उभरे हुए हैं तो वो बहुभुज आकृति तो कहलाएगी उत्तल बहुभुज। कैसा कहलाएगा अपना, उत्तल बहुभुज कहलाएगा वो। अगर सारे के सारे कोण बाहर की तरफ उभरे हुए हैं तो वो अपना उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और अगर किसी आकृति का एक भी कोण, अगर किसी आकृति का एक भी कोण अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो वो अपने जो बहुभुज रहेगा, जैसे एक मिनट रुको इसको आकृति को एक बार, जैसे देखो एक आकृति ये है, अगर किसी बहुभुज आकृति के सारे कोण बाहर की तरफ ना निकले हो, कोई भी एक कोण अंदर की तरफ हो, तो वो बहुभुज अपना कौन सा बहुभुज होगा, अवतल बहुभुज होगा। जैसे देखो ये कोण बाहर की तरफ है, ये कोण भी बाहर की तरफ है, ये कोण भी बाहर की तरफ है, लेकिन ये देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये कोण किधर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए ये वाली आकृति कौन सी बहुभुज कहलाएगी, अवतल बहुभुज कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो देखो इसमें अगर अपन देखें तो देखो ये वाला कोण धंसा हुआ था इसलिए ये अवतल है, इधर देखो ये वाला कोण धंसा हुआ है इसलिए अवतल है, और इधर ये वाला कोण धंसा हुआ है इसलिए ये वाली जो बहुभुज है, ये वाला बहुभुज भी कौन सा है, अवतल बहुभुज है। और अगर सारे के सारे कोण बाहर की तरफ निकले होंगे तो वो आकृति कैसे कहलाएगी, उत्तल बहुभुज। जैसे देखो इस आकृति में अगर अपन ध्यान से देखें तो सारे के सारे कोण बाहर की तरफ निकले हैं, जैसे ये वाला कोण देखो, ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, सारे के सारे कोण कैसे हैं, बाहर निकले हुए हैं, उभरे हुए हैं, इसलिए ये सारे बहुभुज कैसे बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है, ठीक है। और अगर एक भी कोण अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो वो बहुभुज अपना कौन सा बहुभुज हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा अवतल बहुभुज। तो ये तीन तरीके हैं जिनके आधार पर अपन उत्तल और अवतल बहुभुज को पहचान सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपन को जो अपन ने जो टॉपिक पढ़े थे, ये जैसे समतलीय वक्र पढ़ा, साधारण वक्र पढ़ा, फिर अपन ने बहुभुज के बारे में पढ़ा, उन सभी के आधार पर अब अपने ये 3.1 प्रश्नावली है उसके प्रश्न दिए गए हैं जिनको अपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे देखो पहला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई है जिनको देखकर अपने को इन प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे पहला प्रश्न है साधारण वक्र बताने हैं अपने को, तो अपन ने पढ़ा था साधारण वक्र के बारे में, ऐसा समतलीय वक्र जो अपने आप को किसी भी बिंदु पर ना काटे वो अपना कैसा वक्र कहलाता था, साधारण वक्र या सरल वक्र कहलाता था, ठीक है। तो अगर अपन देखें पहले वाला चित्र, तो देखो बच्चों ये कहीं से भी अपने आप को नहीं काट रहा ना, और समतलीय वक्र भी है ये, इसलिए ये साधारण वक्र भी कहलाएगा। इस वाली आकृति की बात करें, जैसे इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वाला साधारण वक्र है, अगर इस वाले की बात करें तो ये भी अपने आप को कहीं नहीं काट रहा, तो ये वाला भी कैसा वक्र है, साधारण वक्र है। इस आकृति की बात करें तो ये आकृति क्या कहीं अपने आप को काट रही है, नहीं काट रही, लेकिन फिर भी इसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो वक्र ही नहीं है, वक्र नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि देखो बाहर वाला बनाया और फिर अंदर वाला बनाया, पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ी ना, इसलिए ये तो वक्र ही नहीं है, और वक्र नहीं है तो साधारण वक्र नहीं होगा, ठीक है।
इस आकृति की बात करें तो देखो ये अपने आप को काट रही है, इस बिंदु पे भी काट रही है, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी, इस बिंदु पे भी और इस बिंदु पे भी काट रही है, इसलिए ये भी अपना साधारण वक्र नहीं होगा। इस आकृति की बात करें तो ये अपना साधारण वक्र होगा, तो यहाँ पे पांचवा भी साधारण वक्र है। इस आकृति की बात करें तो ये भी अपने आप को कहीं नहीं काट रही, तो ये वाला भी एक साधारण वक्र होगा। ये वाले की बात करें इस आकृति की तो ये वाली आकृति भी साधारण वक्र होगी, ठीक है। और इस वाली आकृति की बात करें तो ये वाले भी साधारण वक्र की आकृति नहीं होगी। देखो इसको बनाने के लिए और इसको बनाने के लिए अपने को पेन उठाने की जरूरत पड़ी है, इसलिए ये वक्र नहीं होगा, और अगर वक्र नहीं है तो साधारण वक्र भी नहीं होगा। तो अपन ने देखा यहाँ पे केवल पहला, दूसरा, पांचवा, छठवा और सातवां, ये जो पांच आकृतियां हैं, ये जो पांच वक्र हैं, वो ये अपने साधारण वक्र होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, अपने को साधारण वक्र के साथ में बंद वक्र भी होना चाहिए, ठीक है, वो इसके बारे में अपने को बताना है। तो अपन ने देखा था ये वाली आकृति साधारण वक्र थी, लेकिन देखो चारों तरफ से बंद भी है, ये कहीं से भी खुली हुई नहीं है, इसलिए ये बंद वक्र भी होगा। तो पहला वाला इसमें हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये आकृति भी देखो साधारण के साथ में बंद भी है, तो ये आकृति भी साधारण बंद वक्र होगी। ये तो वक्र ही नहीं था, ये साधारण वक्र नहीं था, इसलिए ये भी नहीं लेंगे। ये साधारण वक्र था और साथ में देखो बंद भी है, तो ये वाला भी अपना साधारण बंद वक्र होगा। अगर इसकी बात करें तो ये भी बंद आकृति है साधारण के साथ में, तो ये वाली भी साधारण बंद वक्र हो गया। और अगर इसकी बात करें तो देखो ये वाला वक्र भी कैसा है, बंद वक्र है ना, और साधारण भी है, तो ये वाला वक्र भी अपना कैसा हो जाएगा, साधारण बंद वक्र हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला वक्र ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये वाले जो है आकृतियां, ये वाले जो वक्र हैं, ये सारे के सारे वक्र कैसे वक्र है, साधारण बंद वक्र होंगे, ठीक है। देखो आगे, इन आकृतियों में बच्चों अब अपने को बताना बहुभुज के बारे में। तो अपन ने बहुभुज के बारे में क्या पढ़ा था, एकदम सीधी लाइन यानी रेखाखंडों से मिलकर बनता है, और साथ में कैसा वक्र होता है, ये अपने आप में बंद वक्र भी होता है। देखो बंद वक्र भी है और सीधी लाइनों से मिलके बना है, इसलिए ये बहुभुज भी होगा। तो पहले वाला अपना क्या हो जाएगा, बहुभुज। ये भी सीधे रेखाखंडों से यानी रेखाखंडों से मिलकर बना है, साथ में ही बंद भी है, तो ये वाला भी अपना क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएगा। ये वाला बच्चों तो वक्र ही नहीं था, और ये वाला भी अपना बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि ये देखो अपने आप को काट रहा है, और अगर कोई आकृति अपने आप को काट रही है तो वो बहुभुज नहीं कहलाती। लेकिन फिर भी बच्चों ये एक अपवाद में आता है, ये एक अलग स्पेशल बहुभुज है, इसको बोलते हैं स्टार बहुभुज भी कहते हैं इसको। इसके बारे में अपन अगले पर्सन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी अपन इसको मान के चलेंगे कि ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को काट रहा है, और अगर कोई आकृति अपने आप को काटती है तो वो बहुभुज नहीं कहलाती है, ठीक है। इस आकृति की बात करें तो ये बंद तो है बच्चों, लेकिन ये रेखाखंडों से मिलकर नहीं बनी, इसलिए ये वाला बहुभुज नहीं होगा। इधर देखो तो देखो ये भी रेखाखंडों से मिलकर नहीं बनी, इसको भी नहीं कहेंगे। और ये वाली भी देखो रेखाखंडों से मिलकर नहीं बनी, ये भी बहुभुज नहीं होगा। और ये वाला तो वक्र नहीं है, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बहुभुज वक्र है वो केवल फर्स्ट और सेकंड ही है, ठीक है। आगे देखो, अब अपने को बताना है उत्तल बहुभुज के बारे में। और उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में अंतर करने के लिए अपन ने तीन तरीके पढ़े थे। या तो अपन कोण देख सकते हैं, या विकर्ण देख सकते हैं, या फिर अपन देख सकते हैं कि जो कोण है वो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं या धसे हुए हैं। देखो पहले वाले आकृति में अगर अपन देखें तो ये वाला कोण भी बाहर है, ये वाला कोण भी बाहर है, ये वाला कोण भी बाहर निकला हुआ है, ये भी बाहर निकला हुआ है। लेकिन देखो ये वाला कोण अंदर की तरफ धसा हुआ है, ठीक है, और अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो ये अवतल बहुभुज नहीं होगा। इस आकृति में देखें तो देखो सारे के सारे कोण कैसे हैं, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ निकले हुए,
इसलिए ये बहुभुज कैसा बहुभुज कहलाएगा अपना, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, ये वाला तो बहुभुज नहीं था, ये भी बहुभुज नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और ये भी वक्र नहीं है। तो यहाँ पर केवल उत्तल बहुभुज एक ही है, और वो है अपना सेकंड नंबर वाला। ठीक है, आगे देखो। अब अपने को बताने हैं बच्चों अवतल बहुभुज, यानी सारे के सारे कोण बाहर की तरफ ना निकले हों, कोई एक भी कोण अगर अंदर की तरफ है तो वो अपना अवतल बहुभुज कहलाएगा। या फिर अपन कोण के आधार पर देखें तो अगर एक भी कोण 180 डिग्री से बड़ा है तो भी वह अवतल बहुभुज होगा। जैसे इस आकृति की बात करते हैं तो देखो इसका कोण दसा हुआ है ना अंदर, तो ये वाला कैसा होगा, अवतल बहुभुज होगा, फर्स्ट वाला अवतल बहुभुज हो जाएगा। इसके तो सारे बाहर की तरफ निकले हैं, यानी ये नहीं होगा, ये तो उत्तल बहुभुज है। और ये बाकी जो आकृतियां थी अपनी, ये आकृतियां अपनी बहुभुज नहीं है, यानी अवतल बहुभुज यहाँ पे कौन सा होगा, केवल और केवल एक फर्स्ट वाला होगा। लेकिन बच्चों अपन ने, मैं बता रहा था ना कि ये वाला जो आकृति है स्टार वाली, ये वाली आकृति है अपवाद। अपवाद मतलब पूरी तरीकों से नियमों का पालन नहीं कर रही है, फिर भी ये बहुभुज कहलाता है, क्योंकि ये अपने आप को आकृति काट रही है, और जो आकृति अपने आप को काटती है वो साधारण वक्र नहीं होता, और साधारण वक्र नहीं होगा तो बहुभुज कैसे होगा, बहुभुज भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये एक स्पेशल आकृति है जिसको अपन कहते हैं स्टार बहुभुज। क्या कहते हैं इसको, स्टार बहुभुज। और अगर अपन इस आकृति को देखें तो देखो इसके कोण अंदर की तरफ दसे हुए हैं कि नहीं। तो अगर इस बहुभुज की बात करें तो ये कौन सा बहुभुज होगा, अपना अवतल बहुभुज होगा। इसलिए अपन अवतल बहुभुज में इस वाली आकृति को भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अवतल बहुभुज एक तो फर्स्ट वाला और एक अपना हो जाएगा फोर्थ वाला, ये दोनों आकृतियां कैसी हो जाएंगी, अपनी अवतल बहुभुज कहलाएंगी। ठीक है, ये दोनों आकृतियां अपनी कैसी हैं, अवतल बहुभुज कहलाएंगी। प्रश्न नंबर 2 अपना इस प्रश्नावली का क्या है, समबहुभुज क्या होता है, ये अपने को बताना है। तो अपन ने पढ़ा था सम का मतलब ही समान होता है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, तो वो बहुभुज अपना कौन सा बहुभुज हो जाएगा, समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, ये अपना कैसा बहुभुज कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा अपना, समबहुभुज के सभी कोण भी समान होते हैं। भाई अगर सारे के सारे भुजाएं समान होंगी तो उनके कोण भी कैसे होंगे, अपने समान ही होंगे। ठीक है, तो समबहुभुज के सभी कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। आगे देखो, समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। देखो 3 भुजाओं वाली आकृति अपनी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं समान हो, वो अपना कैसा त्रिभुज हो जाएगा भाई, सम त्रिभुज हो जाएगा। और सम त्रिभुज ना कह के इसको अपन क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी 3 भुजाओं वाली आकृति कैसी हो जाएगी, अपनी समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, बाहु का मतलब भुजा, सम का मतलब समान। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा कैसी हो, समान हो, तो वो अपना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगर 4 भुजाओं वाली आकृति है तो वो क्या कहलाएगी, 4 भुजाओं वाली आकृति को अपन क्या कहते हैं, चतुर्भुज। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। और चारों की चारों भुजाएं समान है तो ये आकृति अपनी क्या हो जाएगी, समचतुर्भुज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ये अपना समचतुर्भुज हो जाएगी। 4 भुजाओं वाली आकृति और भी आती है जिसकी चारों भुजा समान रहती है,
वो क्या कहलाता है, एक वर्ग भी कहलाता है अपना। ठीक है, तो चार भुजाओं वाली आकृति क्या हो जाएगी अपनी, समचतुर्भुज हो जाएगी, जिसकी चारों की चारों भुजा कैसी हो, समान हो। छह भुजाओं वाली आकृति, तो छह भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है, षष्ठभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, षष्ठभुज कहलाती है। छह भुजाओं वाली आकृति अपनी क्या कहलाती है, षष्ठभुज कहलाती है। और अगर उसकी छह की छह भुजा समान है तो वो कैसा हो जाएगा, समषष्ठभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समषष्ठभुज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा प्रश्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, थैंक यू।